इस लेक्चर में हम द माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्कस करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो एक अमेरिकन फिज़िसिस्ट जिसका नाम माइकलसन था और वो 1852 से 1931 के दरमियान इस दुनिया में हमारे दरमियान जो मौजूद रहा है, तो उसने इन्वेंट किया था। इसलिए इस इंटरफेरोमीटर को हमने उसके नाम पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कहा है। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर लाइट को स्प्लिट करता है दो पार्ट्स में। एक जो लाइट बीम आ रही होती है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करता है, और वो जो दो पार्ट्स में जो स्प्लिट करता है वो दोनों पार्ट्स फिर आपस में मिलके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। अब चूंकि ये कोहेरेंट सोर्स से आने वाली लाइट है, लाइट बीम है जिसको वो स्प्लिट करता है, तो इसलिए ये दोनों स्प्लिट होने वाली लाइट बीम्स भी जो हैं, जो दो पार्ट में स्प्लिट होती हैं, वो भी कोहेरेंट होती हैं और उनसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। अब ये डिवाइस जो है वो वेवलेंथ या किसी भी लेंथ को बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अब इसके अंदर किसी एक मिरर की जो प्रिसाइज डिस्प्लेसमेंट है हम उसको जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब जो स्कीमेटिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, वो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब इस स्कीमेटिक के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक लाइट सोर्स है। ये देखें, ये हमारे पास लाइट सोर्स है। यहाँ से एक लाइट बीम आ रही है। इसके रास्ते में हमने एक मिरर M0 प्लेस किया है। ये जो M0 मिरर है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सारी लाइट को ना रिफ्लेक्ट करता है और ना ही सारी लाइट को ट्रांसमिट करता है। इसको हम बीम स्प्लिटर कहते हैं। इसमें से ये पार्शल रिफ्लेक्टर होता है और पार्शल ट्रांसमिटर होता है, यानी कुछ आधी लाइट को ये ट्रांसमिट करता है और आधी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। जो तो लाइट बीम आ रही है उसका आधा जो हिस्सा है, आधी जो लाइट का हिस्सा है, वो रिफ्लेक्ट होके इस साइड पर चला जाता है। और इधर हमने एक मिरर M1 प्लेस किया हुआ है। अब ये जो मिरर M1 है ये परफेक्ट मिरर है, ये जस्ट रिफ्लेक्शन करता है। अब ये जो M0 बीम स्प्लिटर है ये आधे को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, जो रिफ्लेक्ट नहीं किया वो ट्रांसमिट हो जाएगा इसमें से और वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक दूसरा मिरर M2 जो है वो प्लेस किया हुआ है। अब ये जो M2 मिरर है ये भी परफेक्ट मिरर है, ये सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, तीन मिरर यूज़ करते हैं। एक मिरर M0 है जो कि बीम स्प्लिटर कहलाता है और ये पार्शियल मिरर है, ये आधी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और आधी लाइट को ट्रांसमिट करता है। और दूसरा मिरर M1 है और एक M2 है, तीसरा मिरर है ये M1 और M2 जो है ये परफेक्ट मिरर हैं, ये जस्ट रिफ्लेक्शन करते हैं। जो M0 है ये किसी एंगल के ऊपर, नॉर्मली 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो प्लेस किया जाता है लाइट सोर्स से, जिसकी वजह से ये आधी लाइट को इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है और आधी को इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। अब ये रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट है ये जब मिरर M1 के ऊपर जाएगी तो ये चूँकि परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये वापस M0 मिरर की तरफ आएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर आएगी, वापस M0 मिरर की तरफ। इसी तरह जो लाइट ट्रांसमिट हुई है वो भी M2 से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस M0 की तरफ आएगी। जब ये दोनों रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बीम्स जो है M0 के ऊपर मीट करेंगी यहाँ पर, तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस होगा। अब ये जो M1 है ये फिक्स्ड है, सॉरी M2 जो है ये फिक्स है, M1 जो है ये मूवेबल है। मूवेबल का मतलब ये अपनी पोजीशन से
आगे पीछे हरकत कर सकता है, यानी एडजस्टेबल मिरर भी हम इसे कहेंगे, M1 मिरर जो है। अब अगर हम M1 मिरर की आगे पीछे मूव करेंगे तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट इस साइड पर जाएगी। जब अगर ये मिरर थोड़ा सा हम मूव करके इधर ले आएँ, थोड़ा बैक पर ले जाएं यहाँ पे, तो अब आप देखें कि जो अब लाइट रे आएगी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और जब टकरा के वापस जाएगी तो ये इतना डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा, इसको आप कोई भी डिस्टेंस t कह लें, ये t डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी। जाते वक्त फिर टकरा के जब वापस आएगी तब भी एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी, तो ये 2t एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है, जिसकी वजह से इस ट्रांसमिट होने वाली लाइट जब इधर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वापस, ये रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट M1 से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तो इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम मिरर M1 को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस पाथ डिफरेंस की बेस के ऊपर फिर हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस जो है वो डिटरमिन होगी। हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा होना चाहिए, यानी m लेम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर पाथ डिफरेंस जो है वो m प्लस हाफ लेम्डा यानी लेम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वो फिर आपके पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम ये मिरर की पोजीशन जो है उसको हम चेंज करेंगे। फ़र्ज़ करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है पहले दोनों में, और तो सेंटर में हमारे पास इस टाइप के जो है पैटर्न मिलेंगे, ये सर्कुलर रिंग्स मिलेंगे। सेंटर जो है इसका क्या है, ये सेंटर जो है ये ब्राइट है, ठीक है। ये पहला पैटर्न हमें मिल गया, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ब्राइट फिर उसके बाद डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क एंड सो ऑन, इस तरह हमें सर्कुलर जो है वो फ्रिंजेस मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस मिरर को लेम्डा बाय 4 मूव करता हूँ तो जो लाइट रे इस L1 डिस्टेंस को कवर करेगी वो लेम्डा बाय 4 जाते वक्त प्लस लेम्डा बाय 4 आते वक्त एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी, तो एक्चुअल में कितना, लेम्डा बाय 2 डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये लेम्डा बाय 2 जो है कंडीशन किसकी है कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाय 2 होगा, तो वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है की कंडीशन। तो इसका मतलब है सेंटर पे आपके पास जो है वो अब डार्क फ्रिंज बनेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट पैटर्न वही है, जस्ट सेंटर में अब डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि हमने जस्ट मिरर को लेम्डा बाय 4 मूव किया है, यानी वेव लेंथ के 4th पार्ट के इक्वल हमने मूव किया है, और जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस तरीके से हम मिरर को मूव करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बदल जाता है, तो उससे क्या होगा, हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो इंटेंसिटी जो इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो भी उसी हिसाब से वेरी करेगी। तो उसके वेरिएशन से जो है हम इंटरफेरेंस पैटर्न को जो है वो देख सकते हैं कि मिरर के मूव करने से हमारे पास किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। इसी तरह अगर हम लेम्डा बाय 2 पाथ मिरर को मूव करेंगे, यानी लेम्डा बाय 4 की बजाय लेम्डा बाय 2 करेंगे, लेम्डा बाय 2, तो ये लेम्डा बाय 2 प्लस लेम्डा बाय 2, तो ये आपके पास 1 लेम्डा के इक्वल जो है वो पाथ डिफरेंस आएगा। यहाँ पर भी लेम्डा बाय 2, और आपके पास ये जो पाथ डिफरेंस आएगा ये लेम्डा के इक्वल आएगा। तो अभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, क्योंकि अभी भी जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा है। तो यानी लेम्डा बाय 4 मूव करेंगे तब ही आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आएगी। अगर आप 2 दफ़ा लेम्डा बाय 4 मूव करेंगे तो फिर लेम्डा बाय 2 वाली कंडीशन आ जाएगी, 3 दफ़ा करेंगे तो अगेन। तो इस तरीके से जो फ्रिंज है वो सेंटर कभी डार्क हो जाएगी, कभी ब्राइट हो जाएगी, जस्ट मिरर की पोजीशन चेंज करने से।
तो ये तो था हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो जो इंटरफेयर करेंगी लाइट वो यहाँ से हम जो है आई के साथ टेलीस्कोप के थ्रू उसको पैटर्न को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब इंटरफेरोमीटर के यूजेस क्या हैं? तो मॉडर्न यूजेस जो हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के, वो जो मॉडर्न हैं वो ज़्यादा कॉमन जो है, एक तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा इसका यूज़ जो है वो द लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो। इसको हम FTIR कहेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, तो FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये क्या है? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो। ये दो इसके मॉडर्न यूज़ हैं। अब हम ज़रा इनके यूजेस को डिस्कस करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन इस किस्म की नज़र आती है देखने में। यहाँ पर हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं जिसकी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी होती है। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये वेवलेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करती है किसी भी सैंपल से आने वाली रेडिएशन के अंदर, और फिर इस तरीके से वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं जो उस सैंपल्स के अंदर मौजूद हैं। अब ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। जो ट्रेडिशनल ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर ऑप्टिकल एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, और वो ऑप्टिकल एलिमेंट कौन सा है? जो आम सिंपल माइक्रोस्कोप होती है जो हम पढ़ भी चुके हैं, उसमें हम या तो प्रिज्म यूज़ करते हैं या हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। और वो प्रिज्म या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करता है? वो लाइट को मुख्तलिफ वेवलेंथ में स्प्रेड कर देता है। तो इस तरीके से कम्प्लेक्स ऑप्टिकल सिग्नल हमें मिलता है जो कि मुख्तलिफ एंगल के ऊपर उसने वेवलेंथ को क्या होता है? स्प्रेड किया होता है। इस तरीके से हम मुख्तलिफ वेवलेंथ्स और उनकी इंटेंसिटी के सिग्नल को जो है वो डिटरमिन कर पाते हैं। लेकिन इस टाइप की जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं ये लिमिटेड हैं अपनी रेजोल्यूशन के अंदर, यानी कि इनकी रेजोल्यूशन बहुत हाई नहीं होती है। और हमें दूसरा जो इशू आता है, स्कैन करना पड़ता है मुख्तलिफ एंगुलर डिविएशन ऑफ रेडिएशन के ऊपर, ताकि हम हर जो उसने लाइट को डिस्पर्स किया है मुख्तलिफ एंगल्स पे मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के अंदर, तो हमने हर एक को डिटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे तो ये हमारी रेजोल्यूशन को मज़ीद हाई कर देगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई लाइट कोहेरेंट सोर्स होता है, इस साइड पर हमारे पास ये मूवेबल मिरर है, और इस साइड पर हमारे पास स्टेशनरी मिरर है, और ये हमारे पास बीम स्प्लिटर है। अब ये, और जैसे ही बीम स्प्लिटर्स के बाद जो लाइट इंटरफेरेंस करने का पैटर्न हमें जहाँ से मिलता है, उस रास्ते में, उस लाइट के रास्ते में हम क्या प्लेस कर देते हैं? अपना सैंपल, जिस सैंपल की हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी होती है। और जब ये इंटरफेयर करती हुई लाइट बीम जब इस सैंपल में से पास करती है तो कुछ वेवलेंथ जो है वो सैंपल ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ जो है वो ट्रांसमिट कर देता है। हम डिटेक्टर से उन वेवलेंथ्स वाली लाइट को जो कि ट्रांसमिट हो गई हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो ऑब्जॉर्ब हो गई हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है डिटेक्ट नहीं होंगी। तो हमें इस तरीके से जो है वो एक पैटर्न मिलता है। ठीक है, अब वो जो पैटर्न है हमें जो मिलेगा, जो वो एक कम्प्लेक्स इंटरफेरोग्राम की पोजीशन पर होता है, और हम क्या करते हैं? मिरर की पोजीशन को चेंज करते हैं। मिरर की पोजीशन चेंज करने से ये जो इंटरफेरोग्राम है इसकी इसमें जो हमें ट्रांसमिट होने वाली लाइट है जो कि डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, मिरर की पोजीशन के रिस्पेक्ट से हम उसको स्टडी करते हैं। तो जहाँ पे मिरर की पोजीशन चेंज करने से हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है जिस वेवलेंथ की, वो हमारे पास इस पोजीशन पर आएगी, और जैसे ही पोजीशन कोई आगे पीछे होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ऐसा पोजीशन पे वो मूव करेगा कि पाथ डिफरेंस जो है वो m लैम्डा हो जाएगा, तब आपके पास मैक्सिमम पीक आएगी इंटेंसिटी की।
और अदरवाइज़ आपके पास जो है उसकी पीक कम होना शुरू हो जाएगी। ये हर वेवलेंथ की रेडिएशन के साथ इसी तरह होगा। तो हमारे पास जब ये वेवलेंथ जो अब इंटरफेरोमीटर से आ रही है, वो जब हम सैंपल को रास्ते में प्लेस करते हैं और वो सैंपल में से गुज़रती है, ठीक है, तो अब कुछ ऑब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। जो ऑब्ज़ॉर्ब हो जाएगी वो तो नहीं हमें मिलेगी, जो ट्रांसमिट हो जाएगी वो फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी, ठीक है। अब इसको फिर हम एक कंप्यूटेशनल मेथड यूज़ करते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिक्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जो मैकेनिज़्म है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और ये कंप्यूटर के थ्रू हम अप्लाई करते हैं, जो कि इस कॉम्प्लेक्स इंटरफेरोग्राम को इस तरह के सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास C24H38O4 मॉलिक्यूल का जो है स्पेक्ट्रा है, FTIR स्पेक्ट्रा है, और इसमें जहाँ पर ट्रांसमिटेंस जो लाइट ट्रांसमिट हुई है वो 100% है, वहाँ पर हमारे पास 100% के अलॉन्ग जो है वो ये लाइन आ रही है। जैसे ही जहाँ पर ट्रांसमिटेंस कम हुई वहाँ पर हमें पीक मिलना शुरू हो गई। यहाँ पर क्या होगी, अब्जॉर्प्शन हुई है, तो वहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो लाइट की क्या है, कम होना शुरू होगी, 100% से कम होना शुरू होगी। इस तरीके से जहाँ पर ट्रांसमिटेंस की इंटेंसिटी 100% से कम होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर अब्जॉर्प्शन ज़ाहिर सी बात है मैक्सिमम होगी। तो हम फिर हर सैंपल की जो है वो इस तरीके से हमारे पास स्पेक्ट्रा आ जाता है। तो अब इस तरीके से हम मुख्तलिफ बॉन्ड्स को, मसलन CH स्ट्रेचिंग, यानी ये जो CH बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, और वो स्ट्रेचिंग जब वो स्ट्रेच हो रहा है तो तब वो जो वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है ना, वो ये होगी, इतने वेव नंबर के इक्वल होगी, ठीक है। ये मिरर पोजीशन है, ये चूँकि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो 1/लेंथ आप कह सकते हैं। 1/लेंथ जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वेव नंबर होता है, वेव नंबर। तो ये आप देख सकते हैं कि पर सेंटीमीटर जो है ये 1/लेंथ सेंटीमीटर में होती है, तो 1/सेंटीमीटर आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये पर सेंटीमीटर जो है वो आपके पास वेव नंबर आता है। तो ये वेव नंबर बेसिकली इस मिरर की पोजीशन ही है। ये जब हम इसको FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं जब इस सिग्नल को, तो फिर हम इसको वेव नंबर्स में लेते हैं, और इस तरीके से जो है हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, और उन सिग्नल्स से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये कौन सी बॉन्डिंग की स्ट्रेचिंग है। ये कार्बन जब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो तब ये पीक यहाँ पर आती है। तो ये सिग्नेचर पीक्स हैं। तो जिस एलिमेंट में ये सिग्नेचर पीक्स मौजूद होती हैं तो हम कहते हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है और इसमें इसके दरमियान बॉन्ड है। तो इस तरीके से जो है हम कार्बन या ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन या ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन या हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इस तरीके से जो है हम उनकी बॉन्डिंग को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब सेकंड यूज़ जो है वो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ग्रेविटेशनल वेव क्या है। आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो दी थी। अब उस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस हैं स्पेस टाइम के अंदर, और ये स्पेस टाइम के अंदर डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस होती है? किसी बहुत बड़े स्टार की एक्सप्लोजन से या दो ब्लैक होल्स के आपस में कोलाइड करने से ये डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब ये डिस्टर्बेंस जो हैं वो पीरियोडिक होती हैं और वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। अब ये वेव्स कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं? ये स्पेस टाइम के अंदर ये वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब ये बिल्कुल इसी तरह ट्रैवल करती हैं जिस तरह पानी के अंदर अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो रिपल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। इसी तरह स्पेस टाइम के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो डिस्टर्बेंस की फॉर्म में या रिपल्स की फॉर्म में, जो कि स्पेस टाइम के अंदर है,
वो ट्रैवल करते हैं। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। अब आइंस्टाइन ने इन ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रेडिक्ट किया था, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर पाए थे। तो इसको मेजर करने के लिए हम लेज़र इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं, यानी इंटरफेरोमीटर यूज़ करते हैं। और उसमें हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं? हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं। तो हम इसको इंटरफेरोमीटर, लेज़र इंटरफेरोमीटर कहेंगे। चूँकि हम ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो ये लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव और जिस ऑब्जर्वेटरी में हो रहा है तो वो आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया? लिगो। इसको हम कहेंगे, इस ऑब्जर्वेटरी को लिगो कहेंगे, यानी लेज़र इंटर, L स्टैंड्स फॉर लेज़र, I स्टैंड्स फॉर इंटरफेरोमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो लिगो है ये ऑपरेटर्स माइकलसन इंटरफेरोमीटर की तरह होता है। इसमें एक फिक्स मिरर होगा। ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर है और यहाँ पर आपके पास एक मिरर इस तरह होगा, एक मिरर इस तरह होगा। एक साइड से आपके पास इंसिडेंट सोर्स होता है। तो जो मूवेबल मिरर होता है जहाँ पे, ये एक लिगो जो है हैनफोर्ड ऑब्जर्वेटरी लिगो की जो है वो दिखाई गई है। ये उसकी पिक्चर है अब ये बहुत किलोमीटर्स के ऊपर ये फैला होता है, जिसमें जो मिरर्स होते हैं एक एडजस्टेबल होता है। वो जो एडजस्टेबल मिरर होता है वो बेसिकली एक पेंडुलम होता है। उसको मिरर को हम एक पेंडुलम के साथ अटैच करके रख देते हैं उस ऑब्जर्वेटरी में, और दूसरा जो होता है वो फिक्स होता है। और ये बड़ी बड़ी टनल्स बना देते हैं जिसके अंदर लेज़र लाइट जो है वो ट्रैवल करती है और इन मिरर से टकराती है। और यहाँ पर जो है वो बीम स्प्लिटर होता है सेंटर में। तो अब जब ग्रेविटेशनल वेव आएगी, यानी डिस्टरबेंस आएगी स्पेस टाइम के अंदर, तो वो जो पेंडुलम है वो उसके साथ जो मिरर अटैच है जो कि एडजस्टेबल है, वो पेंडुलम में डिस्टॉर्शन की वजह से स्पेस टाइम में थोड़ी सी थरथराहट या मूवमेंट आएगी। अब वो पेंडुलम, चूँकि मिरर पेंडुलम के साथ अटैच है, जब पेंडुलम में थोड़ी सी थरथराहट या मूवमेंट आएगी तो वो मिरर भी मूवमेंट करेगा। वो जो मूव करना है मिरर का, उससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा है उसके अंदर पाथ डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा। उस पाथ डिफरेंस के वेरी करने से हम जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। और इस तरीके से जो हम ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करते हैं। अब जो इंटरफेरोमीटर है वो दो साइड्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। एक रिचलैंड के अंदर, रिचलैंड वाशिंगटन के अंदर है, और दूसरी स्टेट कौन सी है? लुइसियाना में लिविंगस्टोन के अंदर। इन दो प्लेसेस के अंदर जो है हमारे पास दो इंटरफेरोमीटर मौजूद हैं जिनको के ग्रेविटेशनल वेव को स्टडी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ये जो फिगर है ये वाशिंगटन साइट को शो कर रही है। अब इसमें जो दो आर्म मैंने आपको बताया है, ये जो दो आर्म हैं ये फ़ोटोग्राफ के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये उनके दो मिरर्स के लिए हैं और ये सेंटर में स्प्लिटर है। अब इनको चेक किया गया था 6 डाटा रन्स, जो डाटा रन्स थे उनके ऊपर करके 2010 में, और फिर इनको कोऑर्डिनेट किया गया आपस में, जो कि अदर वेव डिटेक्टर्स हैं, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स। अब ये सिर्फ यूएस के अंदर नहीं है, दुनिया में और भी जगहों के ऊपर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स हैं जो कि लिगो हैं। हर एक का अपना अपना नाम है। जैसे जियो इन हैनोवर जर्मनी के अंदर है, उसे हम क्या कहते हैं? जियो कहते हैं। तामा जो है वो मिटाका जापान के अंदर है, उसको नाम क्या है इस लिगो का? तामा। और विर्गो जो है कैसीना इटली के अंदर है, ये भी इंटरफेरोमीटर ही है। ये भी एक तरह से लिगो ही है, यानी जर्मनी में भी है, जापान में भी है, इटली के अंदर भी है। अब ये सारे जो हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब वो इतने सेंसिटिव नहीं थे कि वो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करते, तो फिर उनको जो डिसमेंटल कर दिया गया था और उनमें अपग्रेड लाया गया था जिसको हमने एडवांस्ड लिगो कहा गया था। अब ये एडवांस्ड लिगो जो है ये इससे उसकी सेंसिटिविटी जो है वो
बाय द फैक्टर ऑफ 10 जो है वो इंक्रीज़ कर गई थी। और फिर उस इंक्रीज सेंसिटिविटी से जो कि अपग्रेडेड लिगो था, उसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था 2015 के अंदर। और इस तरीके से डिटेक्ट करने के बाद आइंस्टाइन की एक और थ्योरी जो कि ग्रेविटेशनल वेव की एग्जिस्टेंस से मुतल्लिक थी, वो सच साबित हुई थी। तो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को के दो कम मॉडर्न यूजेस हैं। एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उसे यूज़ करते हैं, और दूसरा कौन सा है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये दोनों यूज़ जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो सेटअप था जो कि माइकलसन ने डिज़ाइन किया था, इससे हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि ये कितना अहम जो था एक्सपेरिमेंट जो था वो माइकलसन ने किया था। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।